स्वागत है कहानियों के समुंदर में, जहां लहरें सिर्फ पानी की नहीं, एहसासों की होती हैं। हर कहानी एक नया सपना बुनती है, एक याद, एक सुकून भरा पल छोड़ जाती है। कमरे की लाइट धीमी कर लीजिए, तकिया पास खींच लीजिए और खुद को इन शब्दों की दुनिया में खो जाने दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। लखनऊ की उस पुरानी बस्ती में शाम अक्सर बहुत जल्दी उतर आती थी। छतों से आती पकवानों की खुशबू, गलियों में दौड़ते बच्चों की आवाजें, दूर किसी मस्जिद की अजान और चौक की ओर से आती पटर पटर करती तिपहियों की रफ्तार, सब मिलकर शाम को एक पुरानी चादर की तरह शहर पर फैला देते थे। मानस उसी शाम हमेशा की तरह चौक से होते हुए गली नंबर 5 की ओर मुड़ा। दफ्तर से निकलते निकलते देर हो गई थी। उसके हाथ में पुराना बैग था जिसमें कुछ फाइलें, कुछ रसीदें और एक आधा मुड़ा अखबार रखा था। लेकिन बैग से ज्यादा भारी उसका सिर था। दिन भर की भागदौड़, हिसाब किताब, चपरासी का तंज और साहब का कागज लाओ तो सही समय पर वाला व्यंग उसके कंधों पर बैठा रहता था। गली में घुसते ही उसे मोड़ पर बैठे रमजान मियां दिखाई दिए। वही पुराने चप्पल, वही सफेद कुर्ता और वही सौम्य चेहरा। उनकी दुकान छोटी सी थी, सिर्फ 3 तख्ते, कुछ अलमारियां और ऊपर टंगी पीली बत्ती। लेकिन उस बस्ती का आधा सामान उसी दुकान से उधार ही चलता था। आ गए बाबूजी, रमजान मियां ने उसे देखते ही कहा। मानस ने हल्की मुस्कान बनाई। हां, दफ्तर से अभी निकला। आज काम कुछ ज्यादा था। काम तो आपका रोज ही ज्यादा होता है, पर आज चेहरे पर थकान कुछ ज्यादा है। सब ठीक है ना? मानस ने सिर हिलाया। हां, सब ठीक, बस थोड़ा हिसाब मिल नहीं रहा आजकल। रमजान मियां ने बात समझ ली पर आगे नहीं बढ़ाई। अच्छा, भाभी ने कहा था कल वाला साबुन दे देना मानस को, ले जाइए। मानस के भीतर कुछ खटका। वो भूल गया था कि सुहानी ने साबुन मंगवाया था। अच्छा, उसने धीरे से कहा। कितने के होंगे? रमजान मियां ने तख्ते से एक कागज उठाया। 75 रुपए, पर लिखता जा रहा हूं उधार में। जब जमा हो जाए तब दे दीजिएगा। ये जमा हो जाए वाली बात उसे और भारी लगती थी। कुछ सेकंड तक वो चुप रहा, फिर बोला, मियां, कोशिश करूंगा जल्दी दे दूं। मानस आगे बढ़ गया। गली के मोड़ से उनका छोटा सा मकान दिखने लगा। एक पुराना पीली दीवारों वाला 2 मंजिला घर जो अक्सर बारिश में टपकता था। पर सुहानी को यह घर बहुत पसंद था। उसका कहना था, घर छोटा हो या बड़ा, उसमें रहने वाले दिल अच्छे हों तो वो आपका हो जाता है। मानस सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर पहुंचा। दरवाजा जरा सा खुला हुआ था। अंदर से हल्की सी रोशनी और बर्तनों की आवाज आ रही थी। आ गए? सुहानी ने रसोई से आवाज दी। हां, उसने बैग नीचे रखकर कहा। देर हो गई आज। कोई बात नहीं, वो हंसकर बोली। मेरी आदत है इंतजार की। मानस ने उसकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लीं। उसे ये वाक्य जितना प्यारा लगा उतना ही भारी भी। सुहानी अक्सर ऐसे ही सरल वाक्य कह देती थी, शब्द हल्के, मतलब गहरे। आज चौक में लाल दुपट्टा देखा, बहुत सुंदर था, पर मैंने सोचा रहने देती हूं, तुम्हारे ऊपर बोझ बढ़ जाएगा। ये वही वाक्य था जिसे सुनकर मानस के दिल में एक छोटी सी चुभन उठी। सुहानी चाहती थी दुपट्टा, उसने कहा नहीं। उसके पास दुपट्टे नहीं थे, पर वो झूठ बोलकर मुस्कुरा देती थी। कभी कभी वो सोचता, क्यों उसके हिस्से की खुशियां इतनी मामूली थीं, और क्यों वही मामूली बातें उसके लिए चांद जितनी दूर हो जाती थीं। अच्छा किया जो नहीं लिया, उसने कहा। लाल दुपट्टे सब पर नहीं जचते। सुहानी हंसती। अरे, मैं तो बस यूं ही देख रही थी।
लेकिन मानस जानता था वो सिर्फ देख नहीं रही थी, वो चाहती भी थी। उसने खाना खाया, थोड़ा चुपचाप। सुहानी ने उसकी खामोशी को नोट किया पर कुछ पूछा नहीं। उन दोनों के बीच अक्सर ऐसे ही समझदारी बनी रहती थी, कम बात, ज्यादा एहसास। रात लगभग 9:30 बजे मानस छत पर चला गया। ऊपर हवा ठंडी थी। लखनऊ की रातें जनवरी में अक्सर अलग ही रंग ले लेती थी। हल्की धुंध, धीमी रफ्तार और दूर दूर तक फैला सन्नाटा। कुछ घरों की खिड़कियों पर पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। कोई दूर कहीं बर्तन धो रहा था। किसी गली में कुत्ता भौंक रहा था। एक साइकिल वाला दूध बेचने जा रहा था। मानस छत के किनारे टिककर नीचे सड़क को देखने लगा। रात में शहर कुछ और ही लगता था। उसके अंदर की आवाजें साफ सुनाई देती थीं। उसकी जेब में 35 रुपए थे। रमजान मियाँ का उधार 1475 रुपए। शाम को दफ्तर में जो बात हुई, साहब ने हिसाब में कमी पकड़ ली थी और मानस को लगा कहीं वो गलती उसके ऊपर न आ जाए। बाकी क्लर्कों ने कहा, तुम्हारी शीट तो साफ है, पर साहब की ठंडी आंखों में विश्वास नहीं था। उसने आंखें बंद की। पेट में एक अजीब सी गांठ थी। गांठ जो सिर्फ पैसों से नहीं बंधी थी, बल्कि जिम्मेदारियों, कमियों और छुपे हुए डर से बनी थी। उसने सोचा, कल अगर साहब ने पूछ लिया तो क्या बोलेगा? सच जिसे कोई नहीं जानता, या झूठ जो उसने कभी बोलना नहीं सीखा? छत पर कदमों की हल्की आहट हुई। सुहानी आ रही थी। यहां अकेले क्या कर रहे हो? उसने पूछा। बस हवा ले रहा था। सुहानी उसके पास बैठ गई। रात की हवा उसके बालों को हिला रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा। आज चांद नहीं है, पर अंधेरा भी उतना बुरा नहीं लगता। मानस ने कुछ नहीं कहा। उसे सुहानी का ये सादापन दर्द देता था, क्योंकि उसी सादगी में वो अपनी कमियों का बोझ और महसूस करता था। तुम चिंता में हो? सुहानी ने पूछ ही लिया। आवाज में कोई आरोप नहीं था, सिर्फ चिंता थी। मानस उसकी ओर देखने से बचता रहा। नहीं, बस थकान है। सुहानी ने हल्की मुस्कान दी। तुम्हारे चेहरे पर थकान से ज्यादा कुछ और दिख रहा है, पर जब बताना चाहो मैं यही हूं। फिर वो उठी। चलो नीचे चलें, रात ठंडी है। मानस उसके पीछे पीछे नीचे आया, पर उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। रात धीरे धीरे भारी होती जा रही थी, जैसे कोई पुराना हिसाब जो कागजों पर नहीं, दिल के किसी कोने में जमा है, अब सामने आने वाला है। कमरे की रोशनी कम करके सुहानी सो गई। मानस जागता रहा। गली के बाहर हवा सरकने लगी। पुराना मकान हल्का सा चरमराया, और उसी चरमराहट में उसके भीतर की एक छोटी सी दरार अभी अभी खुली थी। कमरे में एक हल्की सी पीली रोशनी थी, जो दीवार पर पड़कर मानो नींद और जाग के बीच कोई धुंधली लकीर खींच रही थी। सुहानी गहरी नींद में थी। उसकी सांसें नियमित, शांत, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसकी जिंदगी थी। मगर मानस की आंखों में नींद का एक कण भी नहीं था। वो बिस्तर के किनारे बैठा रहा, कभी अपनी हथेलियों को देखता, कभी छत की ओर। बाहर गली में कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। किसी पड़ोसी के घर का दरवाजा बंद हुआ। हल्की हवा खिड़की के पर्दों को हिलाती रही, और बीच बीच में पुरानी दीवारें अपना वजन बदलती, जैसे घर खुद भी किसी याद में कराह रहा हो। मानस के दिमाग में शाम वाले पल फिर घूमने लगे। रमजान मियाँ के तख्त पर रखा वो उधार वाला कागज, उनकी नर्म मगर गहरी आवाज, जब हो जाए तब दे दीजिएगा। और उससे भी ज्यादा सुहानी का वो सहज वाक्य, मैं तो बस यूं ही देख रही थी। यूं ही, ये शब्द मानस को अंदर तक चीर जाते थे, क्योंकि सुहानी की वो यूं ही वाली चाहतें हमेशा बहुत छोटी होती थीं। एक साड़ी, एक साधारण सा दुपट्टा, छोटा सा टिफिन,
या कभी बस चौक के मोड़ पर मिलने वाला गोलगप्पे का ठेला। पर मानस उन्हीं छोटी चाहतों को पूरा करते करते थक गया था। थकान पैसे की नहीं, अपनी नाकामी की थी। उसके पास बस एक छोटी सी तनख्वाह थी और उससे भी छोटी बचत, पर उम्मीदें कभी छोटी नहीं हुई। वो बिस्तर से उठा और खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। गली बिल्कुल शांत थी, जैसे सांस रोके किसी रात का इंतजार कर रही हो। दूर कहीं से कोई साइकिल गुजरी। मानस ने आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में दफ्तर की दोपहर फिर जीवित हो गई। दोपहर 2:30 बजे साहब ने उसे बुलाया था। मानस, ये जो 500 रुपए का एंट्री मिस्टेक है, ये तुम्हारी शीट में क्यों दिख रहा है? साहब की आवाज में वो ठंडापन था जिसे सुनकर कोई भी आदमी अपनी रीढ़ सीधी कर ले। मानस ने फाइल के पन्ने पलटे थे, पर जितना वो देखता उतना ही उसे लगता कुछ गलत तो सामने दिख ही नहीं रहा है, जैसे गलती उसके हाथों में नहीं, कहीं और हो। बाकी क्लर्कों ने बाद में कहा, अरे ये तो पैदल गलती है यार, जो शीट तूने बनाई वो ठीक है। साहब को बस किसी पे गुस्सा निकालना था, तू टेंशन मत ले, तेरा कुछ नहीं होगा। पर ऐसा नहीं था। गलती चाहे उसकी ना हो, लेकिन जो शक की परछाई उसके नाम पे पड़ी थी वो उसे कचोट रही थी, और उससे भी ज्यादा कचोट रही थी उसकी अपनी एक छोटी सी गलती जो किसी को मालूम नहीं थी। करीब 6 महीने पहले उसने रमजान मियाँ से उधार लिया था। पहले ज़रूरत के लिए, फिर थोड़ी सी ज़रूरत से ज़्यादा, और फिर एक बार सुहानी की खुशी के लिए भी। दुपट्टा नहीं, उसके लिए चूड़ियों का एक छोटा सा सेट खरीदा था। वो दुपट्टे जितना महंगा नहीं था, पर तब भी उधार की रेखा वहीं से शुरू होती है जब आदमी अपनी औकात से बस थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश करता है। मानस ने एक गहरी सांस ली। खिड़की के बाहर रात और ठंडी हो गई थी। दूर किसी घर की लाइट बंद हुई। उसे पता था सुहानी किसी भी पल उठ सकती है। वो परेशान हो जाएगी। वो उसका चेहरा देखकर पूछ लेगी, क्या बात है? और वो क्या जवाब देगा? वही पुराना झूठ, कुछ नहीं, या वो सच्चाई जिसे कहना आसान नहीं। उसने धीरे से खिड़की बंद की और नीचे चुपचाप बैठ गया। टाइलें ठंडी थीं, ठंडी और सख्त, जैसे जीवन की हकीकत। उसने अपना चेहरा हथेलियों में छिपा लिया। कुछ देर बाद चप्पलों की हल्की आवाज सुनाई दी। सुहानी उठ चुकी थी। अरे, तुम यहां नीचे क्यों बैठे हो? उसने नींद भरी आंखों से पूछा। मानस ने खुद को संभाल कर कहा, नींद नहीं आ रही थी बस। सुहानी उसके पास आकर बैठ गई। क्या हुआ है मानस? तुम इतने बेचैन क्यों हो? यह वही प्रश्न था जिससे वो भाग रहा था। जो शब्द हफ्तों से उसके सीने में जमा थे, वो इस पल बाहर आने को जोर लगा रहे थे। पर सुहानी की आंखों में चिंता देखकर वो फिर चुप हो गया। उसे लगा वो उसकी आंखों में अपनी कमजोरी नहीं देख पाएगी। कुछ नहीं, बस। वो बोलते बोलते थम गया। दफ्तर का काम है। काम का बोझ तो हर किसी पर होता है, सुहानी ने कहा, पर ऐसा बोझ जो चेहरे पर उतर आए वो सिर्फ काम का नहीं होता। मानस ने उसकी ओर देखा। सुहानी की आंखों में वो समझ थी जो किसी पढ़ी लिखी किताब से नहीं आती, जिंदगी से आती है। वो धीमे से बोली, तुमने कभी मुझसे कुछ छुपाया है क्या? मानस के अंदर कुछ पिघलने लगा। उसने अपनी उंगलियों को मोड़ लिया। कुछ पल की चुप्पी के बाद वो बोला, सुहानी, कुछ चीजें मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूं। सुहानी का चेहरा बदल गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। सिर्फ उसकी आंखें चुपचाप पूछ रही थीं, कौन सी चीजें? मानस ने अस्पष्ट सा जवाब दिया, उधार बढ़ता जा रहा है, हिसाब नहीं मिल रहा, कुछ गलतियां मेरे हिस्से आ रही हैं। सच कहूं तो मैं डर रहा हूं कि कहीं मुझसे कोई भूल ना हो जाए। किस तरह की भूल? सुहानी की आवाज धीमी थी, पर अब उसमें हल्की चिंता उतर चुकी थी। मानस फिर बोलने ही वाला था, पर उसी समय नीचे गली में किसी ने दरवाजा पीटा, जोर से, अचानक, चौंकाने वाले अंदाज में।
धड़ाम धड़ाम धड़ाम। मानस और सुहानी दोनों एक साथ उठे। इतनी रात को कौन? गली में कदमों की आवाजें थीं, मानो कोई भागता हुआ आया हो। फिर धड़ाम से किसी के गिरने की हल्की आवाज आई। दोनों ने खिड़की से नीचे झांका। गली अंधेरी थी, पर कोई साया दीवार से सटा हुआ था। सुहानी सहम गई। कौन है इतना देर रात को? मानस तुरंत सीढ़ियों की ओर भागा। सुहानी ने पीछे से आवाज दी, मानस मत जाओ अकेले, रुको। पर वो रुक न सका। नीचे गली में कुछ ऐसा था जो उसकी रात को अभी और भारी करने वाला था। किसी अनजान आदमी का गिरा हुआ शरीर और उसके पास पड़ा एक आधा जला हुआ कागज, जिस पर लिखा था हिसाब कल सुबह तक चाहिए, और नीचे एक साइन, वही नाम जिससे मानस महीनों से डर रहा था। अब रात सिर्फ बेचैनी की नहीं थी, अब वो डर में बदल चुकी थी। गली की ठंडी हवा में एक अजीब सी खामोशी घुल गई थी, जैसे रात ने अचानक कहीं से अपनी सांस रोक ली हो। मानस जब नीचे पहुंचा तो उसके कदम अपने आप धीमे पड़ गए। सीढ़ियों के ठीक सामने गली के मोड़ पर एक आदमी पड़ा था। उसकी सांसें तेज थीं, जैसे वो कहीं बहुत दूर से भागते हुए आया हो। मानस पहले ही पल में समझ गया कि वो आदमी बेहोश नहीं है, बस गिरा हुआ है। उसके पास वही आधा जला हुआ कागज पड़ा था जिसने पूरे माहौल को और भारी कर दिया था। कागज की जली हुई किनारियां कोयले जैसी थीं और बीच में लिखा था हिसाब कल सुबह तक चाहिए। मानस की सांसें कुछ पल को रुक गईं। कागज के नीचे जो नाम लिखा था उसी आदमी का था जिसे देखकर किसी भी बस्ती वाले के होंठ अचानक थरथरा जाते थे। शरीफुल्लाह, मोहम्मद शरीफुल्लाह, जिसके पास इस पूरे इलाके की ज्यादातर दुकानों का उधार बही खाता था, जो पैसे लेता था पर देता बहुत कम था, और हिसाब वो हमेशा रात में मांगता था। मानस के हाथ कांप गए। उसने कागज उठाया, पर स्पर्श मात्र से ही एक अजीब सी सिहरन हुई। गली की हवा और ठंडी लगने लगी। कौन है नीचे? ऊपर से सुहानी की घबराई हुई आवाज आई। कुछ नहीं, एक आदमी गिरा था, मानस बोला, आवाज को सामान्य रखने की कोशिश करते हुए। तुम ऊपर ही रहो। पर सुहानी कहाँ रुकने वाली थी। वो कुछ ही पलों में सीढ़ियों पर खड़ी थी। कौन है ये? क्या हुआ इससे? मानस ने धीमे से कहा, शायद शराब पीकर गिरा होगा, या वो वाक्य पूरा नहीं कर पाया। उसे डर था कि सुहानी उस कागज को देख लेगी। उसने जल्दी से कागज मोड़कर अपनी मुट्ठी में छुपा लिया। सुहानी को कुछ शक हुआ, पर उसने सीधे कुछ नहीं पूछा। गली में कहीं दूर से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई, मानो रात पूरी तरह जाग चुकी हो। मानस ने उस आदमी को उठाने की कोशिश की। सुनिए, घर चले जाइए, ये कोई समय नहीं है बाहर रहने का। आदमी की आंखें हल्की सी खुली। उसकी सांसों में शराब और थकान की मिलीजुली गंध थी। वो कुछ बुदबुदाया, भागो भागो यहां से, वो आ रहा है। कौन? मानस ने पूछा। वो फिर बुदबुदाया, हिसाब हिसाब, और बेहोश सा होकर फिर जमीन पर गिर पड़ा। मानस ने घबराकर चारों तरफ देखा। गली खाली थी, पर उसे लगा अंधेरे के किसी कोने से कोई निगाहों से देख रही है। सुहानी ने उसका हाथ पकड़ लिया। चलो अंदर, ये हमारा मामला नहीं, रात बहुत हो चुकी है। मानस ने सिर हिलाया। आदमी शायद अपनी हालत के कारण गिरा था, पर वो कागज साधारण बात नहीं थी। दोनों धीरे से अपने घर की ओर बढ़े। दरवाजा बंद करते ही सुहानी ने सीधे पूछा, तुमने अभी कागज छुपाया था, क्या है वो? मानस कुछ पल चुप रहा। वो कागज नहीं दिखा सकता था, क्योंकि दिखाते ही सब सच सामने आ जाता। कुछ नहीं, उसने कहा, बस कूड़ा था। लेकिन तुम्हारी आंखों में डर क्यों है? सुहानी ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। मानस जवाब नहीं दे पाया। वो ऊपर कमरे में चला गया और बिस्तर पर बैठ गया। सुहानी कुछ देर दरवाजे पर खड़ी रही, मानो ये तय कर रही हो कि सवाल करे या छोड़ दे। आखिरकार वो धीमे कदमों से रसोई की ओर लौट गई।
मानस ने आधा जला कागज जेब से निकाला। उस पर लिखे 5 शब्द, सिर्फ 5 शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। हिसाब कल सुबह तक चाहिए। कल सुबह मतलब कुछ ही घंटों में, और उसके पास देने को कुछ नहीं था। मानस थक कर तकिए पर सिर रख दिया, पर नींद जैसे उसके पास आने का इरादा ही नहीं रखती थी। कुछ देर बाद वो उठा और खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। रात और गहरी हो चुकी थी। दूर कहीं कोई लड़का फर्शी लैंप बुझा रहा था। किसी घर से खांसी की आवाज आई, फिर एकदम सन्नाटा। मानस को याद आया, जब उसने पहली बार रमजान मियाँ से उधार लिया था तो उसने सोचा था ये आखिरी बार है। पर आखिरी बार कभी आखिरी नहीं होता। जीवन में झूठ भी, कर्ज भी और कमजोरियां भी धीरे धीरे आदत बन जाती हैं। उसने खुद से पूछा, क्या सुहानी को बताऊं? लेकिन तुरंत मन में जवाब आया, नहीं, वो घबरा जाएगी, वो सवाल करेगी और मैं टूट जाऊंगा। उसी समय दहलीज पर बेहद हल्की दस्तक हुई, इतनी हल्की कि सामान्य रातों में कोई न सुन सके, पर इस रात मानस सुन गया। कौन है? वो फुसफुसाया। दस्तक फिर हुई, धीमी पर साफ। सुहानी भी दौड़ती हुई आई। मानस, कोई फिर से आया क्या? वो धीरे से बोला, शायद। दोनों दरवाजे के पास पहुंचे। मानस ने अपनी सांसें संभाली, धीरे से कुंडी हटाकर दरवाजा बस 1 इंच खोल दिया। बाहर वही आदमी पड़ा था जो कुछ देर पहले गली में था। वो घिसटते हुए उनके दरवाजे तक आ गया था। उसकी आंखें लाल थीं, सांसें टूट टूट कर निकल रही थीं। उसने कांपते हुए कहा, भाग जाओ, कल सुबह शरीफुल्लाह का आदमी आएगा हिसाब लेने। लेकिन तुम, मानस कुछ पूछ पाता उससे पहले ही आदमी बेहोश हो गया। सुहानी घबरा गई। ये क्या हो रहा है मानस? ये आदमी कौन है और ये बार बार हिसाब क्यों कह रहा है? मानस ने गहरी सांस ली। अब वो कुछ छुपा नहीं सकता था, सब कुछ उसकी आंखों में साफ लिखा था। सुहानी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सच बताओ मानस, क्या तुम किसी मुसीबत में हो? अब वो छुपा नहीं सका। अब रात बोझ छुपाने की नहीं, उसे बाहर निकालने की हो चुकी थी। उसने धीरे से कहा, सुहानी, मैंने कुछ उधार लिया था, थोड़ा सा, फिर थोड़ा और, फिर मेरी गलती से ज्यादा। सुहानी की उंगलियां ठंडी पड़ गईं। कितना उधार? मानस ने कहा, शायद 2000 के करीब। सुहानी जैसे ठहर गई, पर उसकी आवाज टूटी नहीं, बहुत हल्की, बहुत थकी हुई थी। और ये हिसाब कल सुबह? मानस ने सिर झुका लिया। हाँ, अगर नहीं दिया तो? सुहानी ने उसकी बात काट दी। अब क्या करोगे? मानस के पास कोई जवाब नहीं था। उसके सामने अंधेरी गली, आधी रात की दस्तक और शरीफुल्लाह का कागज, तीनों खड़े थे, तीनों सवाल कर रहे थे। वो बिस्तर पर बैठ गया, थका हुआ, टूटा हुआ, डरा हुआ। सुहानी पास आई और बैठ गई, पर इस बार उसकी आंखों में सिर्फ नरमी नहीं थी, अब उनमें भारी चिंता थी। मानस, कल सुबह आने से पहले हमें कुछ तय करना होगा। मानस ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों के कोनों में हल्की नमी थी। वो बोली, मानस, या तो हम सच का सामना करेंगे साथ में, या फिर ये रात हमें 2 हिस्सों में बांट देगी। मानस के हाथ कांप गए। उसे महसूस हुआ, दुनिया की सबसे भारी चीज पैसा नहीं होता, बल्कि वो डर होता है जो एक आदमी अपने घर के दरवाजे में लेकर आता है। और आज वही डर उन दोनों के बीच आ खड़ा हुआ था। 1 घंटा रह गया था आधी रात में, पर असली अंधेरा अभी उतरना बाकी था। रात अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और घर के भीतर एक ऐसा सन्नाटा था जिसमें मानो हर चीज अपनी आवाज दबाकर चल रही हो। घड़ी, हवा, खिड़कियां, यहां तक कि सांसें भी। सुहानी रसोई में धीमे कदमों से चाय बनाते हुए कहीं खोई हुई थी। उबलते पानी की आवाज भी इस रात में जरूरत से ज्यादा तेज लगने लगी थी। मानस कमरे में बैठा था, पीठ दीवार से लगी हुई, आंखें नीचे झुकी हुई।
उसकी मुट्ठी में अब भी वही आधा जला हुआ कागज था। कागज का बोझ उससे ज्यादा उसके भीतर जमा वर्षों का डर था। सुहानी चाय लेकर आई। उसने कप मानस के सामने रखा, फिर उसके हाथ से कागज उठाने लगी। दिखाओ, उसने धीरे से कहा। मानस ने विरोध नहीं किया। कागज को सीधा करते हुए सुहानी ने उस पर लिखे शब्द पढ़े। हिसाब कल सुबह तक चाहिए। और नीचे शरीफुल्लाह। कागज जैसे नहीं, किसी खड्डे का किनारा था जिसमें आदमी फिसल जाए तो बहुत मुश्किल से लौट पाता है। कागज रखने के बाद सुहानी कुछ देर चुप बैठी रही। उसने चाय का कप हाथों में लिया और दीवार की ओर देखने लगी। कुछ देर बाद वो बोली, मानस, तुमने इतने उधार कैसे ले लिए? कब? मैं अपनी हिम्मत से ज्यादा जीने की कोशिश कर रहा था सुहानी, तुम्हारे लिए भी। सुहानी ने तुरंत उसकी बात रोकी। मेरे लिए नहीं मानस, मैं कभी बोझ नहीं बनी तुम्हारे लिए। उसका स्वर धीमा था मगर भीतर गहराई थी। मानस को महसूस हुआ, सचमुच ये बोझ उसने खुद चुना था। अपने आप से लड़ते लड़ते, दुनिया के सामने अच्छा दिखने की कोशिश करते करते, अपनी कमजोरी छुपाने की कोशिश में, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाता। मानस की आवाज टूटती सी लगी। मुझे लगा छोटी सी खुशी भी उधार लेकर दे दूं तो शायद। सुहानी ने आंखें बंद कर लीं। यह वही क्षण था जब किसी भी स्त्री का दिल थोड़ा टूट जाता है, क्योंकि उसे उन चीजों की कीमत कभी नहीं चाहिए होती जो उसके आदमी को भारी पड़ती हों। तुम समझते क्यों नहीं मानस? उसने बहुत धीमे कहा। मैंने तुमसे कभी दुपट्टे, चूड़ियां, चीजों की खुशी नहीं मांगी। मुझे बस तुम चाहिए थे, सच्चे, साफ, मेरे अपने। मानस का सिर झुक गया। शायद पहली बार उसने महसूस किया कि जिस सुख को वो देना चाहता था, उसी सुख ने उससे रातों की नींद छीन ली थी। सुहानी चाय खत्म करके उठी। सुबह होने में 2 घंटे हैं, उसने कहा। हमें कुछ फैसला करना होगा। मानस ने पूछा, क्या करेंगे? मेरे पास देने को कुछ नहीं। कुछ तो होगा, सुहानी ने कहा। या फिर हमें छोड़कर जाना होगा इस जगह को। जाना? मानस चौंक गया। हां, सुहानी बोली। अगर शरीफुल्लाह के लोग आएंगे, अगर तुमने हिसाब न दिया, तो वे हमें छोड़ेंगे नहीं। ये इलाका उसके नाम से कांपता है मानस। हवा अचानक और ठंडी हो गई। मानस को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। हिसाब चुकाना असंभव, जगह छोड़ना एक तरह की हार। लेकिन जब इंसान डर और असहायता के बीच फंसता है, तो हर रास्ता घुप अंधेरा लगता है। कुछ देर बाद सुहानी कमरे में अपने बक्से से एक छोटा सा पोटला लाई। उसने उसे खोला। कुछ चांदी के पुराने सिक्के जो उसकी मां ने शादी के वक्त दिए थे, एक छोटी सी पायल, कुछ पुराने गहने जिनका भाव बहुत नहीं था पर उनका मतलब बहुत गहरा था। इन सब का क्या करोगी? मानस ने पूछा। बेचेंगे सुबह सुबह या गिरवी रखेंगे, जो मिल जाए, क्योंकि अगर हिसाब न दिया तो कल का सूरज हमारे लिए भारी हो सकता है। मानस ने माथा पकड़ लिया। उसे लगा वो अपनी पत्नी के सबसे जरूरी स्मृति चिन्ह भी अपने कारण गंवा देगा। नहीं, ये मत करो। फिर तुम बताओ, और क्या रास्ता है? दरवाजे के बाहर गली में अचानक फिर वही धीमी आहट सुनाई दी, जैसे कोई कदमों पर झुकता हुआ खड़ा हो। दोनों चौंक पड़े। मानस धीरे से दरवाजे तक गया, खोलने ही वाला था कि सुहानी ने उसका हाथ रोक लिया। धीरे, उसने कहा। मानस ने कुंडी थोड़ा सा सरकाई और दरवाजा खोला। बाहर वही आदमी था जिसे पहले बेहोश पाया था। इस बार वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था।
उसके चेहरे पर चोटें थीं। वो खुद से नहीं गिरा था, उसे किसी ने पीटा था। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं शरीफुल्लाह का आदमी हूं। मगर उसकी सांस टूटने लगी। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया था, क्योंकि शरीफुल्लाह सिर्फ पैसे नहीं लेता। सुहानी ने घबराकर हाथ मुंह पर रख लिया। मानस डर से जम गया। आदमी ने आगे कहा, सुबह वो लोग आएंगे, अगर तुमने हिसाब न दिया तो। वो बोलते बोलते गिर पड़ा और बेहोश हो गया। सुहानी ने तुरंत कहा, मानस, हमें अभी जाना होगा, अभी। लेकिन कहां जाएंगे? कहीं भी, किसी रिश्तेदार के पास, पुराने गांव में, ट्रेन में चढ़कर, कहीं भी। पर यहां नहीं रह सकते। ये जगह अब हमारे लिए सुरक्षित नहीं। मानस ने घर के चारों ओर नजर दौड़ाई। ये उसका घर था, छोटा, साधारण, पर अपना। यहीं उसने सुहानी के साथ इतने साल बिताए थे। पर अब लगता था दीवारें भी उसे घूर रही हों। दोनों ने जल्दी जल्दी सामान समेटना शुरू किया। सिर्फ वही चीजें जो जरूरी थीं। कुछ कपड़े, कुछ दस्तावेज, थोड़ी सी बची हुई चीजें। सुहानी ने अपनी मां के दिए हुए गहने भी पोटले में रख लिए, दर्द के साथ मगर बिना शिकायत। मानस ने खिड़की से बाहर झांका। गली में एक छाया खड़ी थी, काले कपड़ों में एक आदमी सिगरेट का धुआं उड़ाता हुआ। उसे देखते ही मानस के भीतर सिहरन दौड़ गई। वो यहीं आ चुके हैं। उसकी आवाज कांप गई। सुहानी ने कहा, हमें अभी निकलना होगा, अभी। लेकिन कहां जाएंगे? छत के रास्ते। छत? हां, पीछे की छत से दूसरी गली में, वहां से मुख्य सड़क। पहली रिक्शा मिले उस पर। मानस ने कोई विरोध नहीं किया। अब डर किसी तर्क से बड़ा हो चुका था। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंचे। रात और भी ठंडी हो गई थी। चांद बादलों में छिपा था। घर की छतें अंधेरी, शांत। दूर कहीं कुत्ते फिर भौंकने लगे थे। उन्होंने पिछली छत पर छलांग लगाई। सुहानी हल्की सी फिसली, लेकिन मानस ने उसे पकड़ लिया। दोनों तेज कदमों से दूसरी गली की ओर बढ़े। नीचे गली में वही आदमी अब घर के दरवाजे के पास जा रहा था। उसके पीछे दो और लोग थे। मानस ने देखा वे लोग दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे, फिर जोर जोर से पीटने लगे। घर के भीतर अब कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक खाली कमरा, टूटी खिड़की का पर्दा और अधूरी जिंदगी। वे दोनों गली से निकलते हुए अपने बीते हुए साल पीछे छोड़ते जा रहे थे। हर कदम भारी, हर सांस डरी हुई, हर पल अनिश्चित। कुछ देर बाद वे मुख्य सड़क पर पहुंचे। सड़क सुनसान थी। कहीं कहीं स्ट्रीट लाइटें झिलमिला रही थीं। एक रिक्शा दूर से आता दिखा। सुहानी ने हाथ दिया। रिक्शा रुक गया। कहां चलना है? रिक्शे वाले ने पूछा। मानस और सुहानी कुछ क्षण चुप रहे, मानो उन्हें पता ही ना हो कि अब उनका ठिकाना कहां है। फिर सुहानी ने कहा, जहां शहर खत्म होता है वहां। रिक्शे वाले ने कुछ नहीं पूछा। उसने रिक्शा घुमा लिया और अंधेरी सड़क पर आगे बढ़ गया। मानस पीछे मुड़ा। दूर उनका घर दिखाई दे रहा था, छोटा, पीला, शांत। पर उसके आसपास कुछ परछाइयां घूम रही थीं, मानो वो घर अब सिर्फ एक मकान रह गया हो। पलक झपकते ही रिक्शा मोड़ मुड़ गया और घर, मानस के जीवन का सबसे सरल अध्याय, किसी पुराने पन्ने की तरह रात के अंधेरे में गुम हो गया। रिक्शा आगे बढ़ता रहा। सुहानी ने अपना हाथ मानस के हाथ पर रखा। उसका हाथ ठंडा था, डर से, अनिश्चितता से, पर साथ भी था। मानस चुपचाप बैठा रहा। उसके भीतर एक भारी सन्नाटा था, एक अपराध बोध जो किसी और ने नहीं, उसने खुद पैदा किया था। सुबह की पहली रोशनी उगने वाली थी।
लेकिन उनके जीवन में अब एक लंबी अनजानी अंधेरी राह शुरू हो चुकी थी, जिसका हिसाब उन्हें पूरी जिंदगी चुकाना था। और बस यूं ही एक और लहर ने अपनी कहानी कह दी। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो कहानियों के समुंदर को सब्सक्राइब कीजिए और अगली लहर का इंतजार कीजिए, क्योंकि हर रात एक नई कहानी लेकर आती है। हाँ, शुभ रात्रि।